वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों ये डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की है। ये 10 मिनट की डिक्टेशन है। दोस्तों आपको इसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन को। रेडी स्टार्ट। यदि आप मितव्ययिता के सारे उपायों को एक साथ करके देखें तो पता चलेगा कि मूल घाटे को खत्म करने के लिए ये न केवल पर्याप्त हैं बल्कि इससे बड़ा सरप्लस तक इकट्ठा हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सका? इसलिए क्योंकि ग्रीस की अर्थव्यवस्था मितव्ययिता के इन उपायों के कारण ध्वस्त हो गई और राजस्व गिर गया। अर्थव्यवस्था की इस गति का यूरो से काफ़ी हद तक संबंध है, जिसने ग्रीस को आर्थिक संकट में डाल दिया है। ऐसे मामले हैं जब मितव्ययिता ने सफलतापूर्वक देश को मंदी में डूबे बिना घाटे को नियंत्रित करने में मदद की है। वहाँ बड़े पैमाने पर मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, जिससे निर्यात और प्रतिस्पर्धात्मक हो गया। 1990 के दशक में कनाडा में ऐसा किया गया था और अभी हाल में आइसलैंड में। लेकिन ग्रीस के पास अपनी मुद्रा नहीं होने से ऐसा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। इसलिए मैं ग्रेक्टिक यानी ग्रीस के यूरो जोन से बाहर निकलने की वकालत कर रहा हूं। हालांकि ग्रेक्टिक के साथ हमेशा यह आशंका जुड़ी रहती है कि इससे वित्तीय अफरा तफरी मच सकती है। बैंकिंग प्रणाली बदहवासी में की जाने वाली निकासी से ध्वस्त हो सकती है, कारोबार लड़खड़ा सकता है और कर्ज की कानूनी स्थिति अनिश्चित हो सकती है। इसलिए ग्रीस की सरकारें मितव्ययिता की मांगों के आगे झुकती आई हैं और इसलिए ही सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन सिरिजा मितव्ययिता को स्वीकार करने का इच्छुक था, जो पहले ही थोपी जा चुकी है। वह अब सिर्फ यह कह रहा है कि और अधिक मितव्ययिता की मांग न की जाए, लेकिन तिकड़ी इसके लिए तैयार नहीं है। बावजूद इसके अहम बिंदु यह है कि ग्रीस से कहा जा रहा है कि वह या तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या फिर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। पिछले 5 वर्ष से इसी नीति पर चल रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके राजनीतिक अस्तित्व को खत्म कर देगा। यदि अगले हफ्ते होने वाले जनमत संग्रह में ग्रीस के मतदाता तिकड़ी से टकराव से भय की वजह से कहीं इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें तो मुमकिन है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े। लेकिन उन्हें 3 कारणों से ऐसा नहीं करना चाहिए। पहला, हम जानते हैं कि और कठोर मितव्ययिता का मतलब होगा बर्बादी, क्योंकि 5 वर्ष बाद ग्रीस सबसे बुरी स्थिति में होगा। दूसरा, ब्रेक्जिट से उत्पन्न भय से जो नुकसान होना था वह हो चुका है। बैंकों में ताला लग चुका है, पूंजी के प्रवाह को नियंत्रित कर दिया गया है, लिहाजा और अधिक क्या नुकसान हो सकता है। और आखिर में तिकड़ी के अधिकारियों के दावों पर मत जाइए, वे सिर्फ टेक्नोक्रेट्स हैं, वह सिर्फ सपने दिखा सकते हैं। यह मामला विश्लेषण का नहीं है, इसका संबंध कर्जदाताओं को और मजबूत करने से है ताकि वे ग्रीस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित करने लगे। इसलिए इस अनिश्चय पर विराम लगाने का समय आ गया है। सर्वोच्च अदालत की एक पीठ ने बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए पीड़िता और बलात्कार के आरोपी के बीच किसी भी तरह के समझौते को स्त्री की गरिमा के खिलाफ बताया है और स्पष्ट किया है कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामले में किसी भी स्थिति में समझौते की अवधारणा के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। मद्रास हाई कोर्ट के एक जज द्वारा बलात्कार के एक आरोपी को एक विवादास्पद फैसले में अंतरिम जमानत दिए जाने की पृष्ठभूमि में आए सर्वोच्च अदालत के इस आदेश ने बलात्कार के मामलों से जुड़ी ग्रंथियों को न केवल दूर किया है बल्कि निचली अदालतों को भी राह दिखाई है। वास्तव में बलात्कार किसी स्त्री के साथ किया जाने वाला सबसे जघन्य अपराध है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। खासतौर से जब पीड़िता गरीब और नाबालिग हो तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। दरअसल तमिलनाडु का मामला कुछ इसी तरह का था, जहां एक अनाथ नाबालिग गरीब किशोरी के साथ बलात्कार हुआ और फिर उसने एक बच्ची को जन्म दिया। जज ने आरोपी के सामने यह विकल्प रखा कि वह पीड़िता से सुलह कर उसके साथ विवाह कर ले। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ऐसी कोई भी पेशकश आरोपी द्वारा चालाकी से दबाव बनाए जाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के जिस मामले पर सर्वोच्च अदालत ने यह आदेश दिया
उसमें तो हाई कोर्ट के फैसले में एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के आरोप को यौन हमले में बदल दिया गया, जिससे आरोपी को मिलने वाली 7 वर्ष की सज़ा 1 वर्ष रह गई थी। हैरानी की बात है कि निर्भया कांड के बाद बलात्कार के मामलों को लेकर आई सजगता के बावजूद स्थिति नहीं बदली है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी भयावह है, जहां बलात्कार पीड़िता को सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति तक का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तमिलनाडु की किशोर वय में दुष्कर्म के कारण मां बन जाने वाली उस लड़की के साहस की सराहना की जानी चाहिए, जिसने आरोपी के साथ किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया। वास्तव में बलात्कार के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि आरोपी कानूनी या सामाजिक ढिलाई का किसी भी तरह से फ़ायदा न उठा सके। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की एक नई किस्म के तेज़ी से फैलने से लोगों के बीच दहशत पैदा हो गई है। ब्रिटिश सरकार ने शनिवार को लंदन और देश के अन्य हिस्सों में फिर लॉकडाउन लागू कर दिया, क्योंकि इन इलाकों में यह नया वायरस तेज़ी से फैल रहा था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वायरस का यह नया प्रकार SARS-CoV-2 वायरस कोरोना वायरस के अन्य प्रकारों से 70% अधिक खतरनाक है। ब्रिटेन में हाल के दिनों में सामने आए संक्रमण के नए मामलों के पीछे इसी वायरस का हाथ बताया जा रहा है। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या इस वायरस से संक्रमित मरीजों पर कोरोना की वैक्सीन प्रभावी होगी या नहीं। ऐसे में आइए इस नए वायरस के बारे में कुछ चीज़ों को जाना जाए। गूगल ने आज एक खास डूडल बनाया है। इसे गूगल ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर बनाया है। एक एनिमेटेड डूडल शीतकालीन संक्रांति का जश्न मना रहा है। इसमें सुझाव दिया गया है कि आज आप अपनी आंखें आसमान से शनि और बृहस्पति के वर्तमान महान संयोजन बनाए रखें। इस साल 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति की शुरुआत हुई है और 2020 की सबसे लंबी रात में एक अविश्वसनीय खगोलीय घटना भी होगी, जिसे महान संयोजन के तौर पर जाना जाता है। इस महान संयोजन में शनि और बृहस्पति का एक दृष्ट ओवरलैप है जो रात में दिखाई देगा। शनि और बृहस्पति हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े 2 ग्रह हैं। आज रात शनि और बृहस्पति एक दूसरे के 1 डिग्री के भीतर होंगे। यह महान संयोजन लगभग 20 साल में एक बार होता है। पिछली बार यह घटना आकाश से आसानी से दिखाई दे रही थी, जैसा कि इस शीतकालीन संक्रांति में भी होगा। ऐसा लगभग 800 साल पहले हुआ था। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का आधा उत्तरी भाग है। यह 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर शुरू होता है और उत्तर तक जारी रहता है। गूगल डूडल में महान संयोजन को कार्टून के तौर पर दिखाया गया है। इसमें शनि और बृहस्पति हाई फाइव के लिए मिलते हैं, वहीं पृथ्वी अन्य 2 ग्रहों को देखती है। शीतकालीन संक्रांति का मतलब है बर्फ से ढका हुआ। सोमवार को संक्रांति पृथ्वी की सूर्य से बदलती दूरी के कारण होगा। बता दें कि खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। साल की सबसे लंबी रात पर उन्हें करीब 400 सालों में घटित होने वाली अनूठी खगोलीय घटना का गवाह होने का मौका मिलेगा, जब हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि एक दूसरे के बेहद करीब आ जाएंगे। पिछली बार ये खगोलीय घटना महान खगोलविद गैलीलियो काल में वर्ष 1623 में घटित हुई थी। दोबारा ये घटना 24वीं शताब्दी में होगी। हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं करना चाहिए कि अतिशय राजनीतिक रंग देने के साथ साथ सरकार इसे आर्थिक समृद्धि के औजार के तौर पर भी पेश कर रही है। बेशक बैंक खाता उपलब्ध करा देना गरीबी खत्म हो जाने की गारंटी नहीं है, पर जिस देश की बड़ी आबादी के लिए बैंक में घुसना अब भी आतंक से कम नहीं है, जहां छोटी मोटी ज़रूरत पर साहूकारों से भारी सूद पर कर्ज लेने की मजबूरी आज भी है, और जहां बैंक खाता न होने के कारण ज़रूरतमंदों के हिस्से की सब्सिडी पर सेंध लगने का सिलसिला बरकरार है, वहां एक ऐसी योजना बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली यूपीए सरकार ने सब्सिडी के वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना की शुरुआत की थी, हर परिवार के पास बैंक खाता न होने की स्थिति में उसका लाभ मिलना नामुमकिन ही है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तो यह योजना
खासकर महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जहां बैंकिंग व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं है, बैंक खाते न होने का गरीब लोग कैसा नुकसान उठाते हैं, यह हम पश्चिम बंगाल में चिटफंड कंपनियों की ठगी में देख चुके हैं। इसके बावजूद इन दो राज्यों की सरकारों ने इस योजना के प्रति इसलिए उदासीनता का परिचय दिया क्योंकि इसकी शुरुआत एनडीए सरकार ने की है। अलबत्ता ऐसी एक जरूरी और महत्वाकांक्षी योजना शुरू करते हुए मोदी सरकार को भी खुशफहमी से बचना होगा। आखिर इससे पहले हम आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी यूपीए की महत्वाकांक्षी योजनाओं का हश्र देख चुके हैं। स्टॉप।